नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीड मैनेजमेंट के बारे में। बीज मैनेजमेंट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस कोर्स के अंदर यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको विधिवत तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। ये पीडीएफ नोट्स आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको परचेज कर सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वीड स्पीशीज हैज रूट दैट आर यूज्ड टू ऐड फ्लेवर टू कॉफी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खरपतवार प्रजाति की जड़ों का उपयोग कॉफी में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। सीधा सीधा पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसकी जड़ों का उपयोग कॉफी के अंदर स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास है। ऑप्शन साइप्रस रोटेंडस, इसके अलावा चिकोरियम एंटिवस है, चिकोरियम एंथोबस इसको कहते हैं, चिकोरियम एंथोबस। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है सैगरम स्पॉन्टेनियम, और इसके अलावा क्या है, टाइफा स्पीशीज। यहाँ पर आपको इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसका उपयोग, जिसकी जड़ का उपयोग कॉफी के अंदर किया जाता है। तो याद रखना, जो चिकोरियम एंथोबस होता है ना, चिकोरियम एंटिवस, इसका इस्तेमाल जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं चिकोरी। इंग्लिश में इसको चिकोरी के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ों का उपयोग किया जाता है किसके अंदर, इनकी जड़ों का उपयोग किया जाता है कॉफी के अंदर फ्लेवर को इनहांस करने के लिए। समझ गए। इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा है साइप्रस रोटेंडस। तो साइप्रस रोटेंडस जो होता है ना, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। जो अगरबत्ती के अंदर जो सुगंध होती है ना, उसके अंदर सुगंध डालने के लिए साइप्रस रोटेंडस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैकरम स्पॉन्टेनियम लिखा हुआ है। तो सैकरम स्पॉन्टेनियम जो होता है, इसका उपयोग किया जाता है बेटा शुगर केन की ब्रीडिंग में। किसमें, शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन ब्रीडिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए बेटा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर टाइफा स्पीशीज लिखा हुआ है। तो टाइफा स्पीशीज जो होता है, इसको ज्यादातर हम किस में करते हैं, कुटीर उद्योग में इसका काम लिया जाता है। किसके अंदर, जो कुटीर उद्योग होते हैं उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। साइप्रस रोटेंडस जो होता है, इससे अगरबत्ती के अंदर सेंट बनाने के लिए किया जाता है, अगरबत्ती में महक उत्पन्न करने के लिए यूज होता है। चिकोरियम एंथोबस जो होता है, चिकोरी जिसको कहा जाता है, इसका उपयोग कॉफी के अंदर स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। सैकरम स्पॉन्टेनियम का उपयोग शुगर केन ब्रीडिंग के अंदर किया जाता है। और जो टाइफा स्पीशीज है, इसका उपयोग कुटीर उद्योग में किया जाता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात, किसी को कोई कंफ्यूजन। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हिच वीड इज यूटिलाइज्ड टू मॉडिफाई द पीएच बाय मेकिंग एसिडिक सॉइल एल्कलाइन। कह रहा है कि अम्लीय मिट्टी को क्षारीय बनाने के लिए किस खरपतवार का उपयोग किया जाता है। दुनिया भर में बहुत से ऐसे खरपतवार हैं जो कि अम्लीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी में, क्षारीय मिट्टी को अम्लीय मिट्टी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा कौन सा खरपतवार है, अगर वो अम्लीय मिट्टी में उगता रहता है बराबर, तो धीरे धीरे उस मिट्टी को न्यूट्रलाइज करके क्षारीय बनाने का काम करता है। यानी कि अम्लीय से क्षारीय बनाने का काम कौन सा खरपतवार करता है, लैंटाना कैमरा करता है, या फिर क्या करता है, इसके अलावा इकोरिना इकोरिना क्रेसिप्स करता है, या फिर आर्जिमोन मैक्सिकाना करता है, या फिर रूमेक्स एसिटोसेला करता है।
इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो राइट आंसर हो सकता है, ये चीज आपको बताना है। तो याद रखना बेटा, अगर हमारी भूमि जो है अगर वो अम्लीय है और अम्लीय से उसको क्षारीय बनाना है, यानी कि उसका पीएच बढ़ाना है, तो पीएच बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये खेत में बहुत लंबे समय तक रहता है, बार बार उग रहा है, उसी में डिकम्पोज हो रहा है, तो इससे जो मिट्टी का पीएच होता है वो बढ़ने लगता है। समझ गए? इसके अलावा यहाँ पर बेटा लिखा गया है लेंटाना कैमरा, और इसके अलावा इकॉर्निया क्रेसिप्स, सॉरी आइकोरिना सिल्स। तो ये जो दोनों होते हैं, इनका उपयोग किसके अंदर किया जाता है? इन दोनों का उपयोग किया जाता है सजावटी पौधे के रूप। किसके तरह किया जाता है? सजावटी पौधे के रूप में इन खरपतवार का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आर्जिमोन मैक्सिकाना जो है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग बेटा किया जाता है पीएच को घटाने में, पीएच को घटाने में। जैसे कि अगर कोई एल्केलाइन सॉइल है तो उसको ये एसिडिक सॉइल में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? अगर कोई एल्केलाइन सॉइल है, कोई एल्केलाइन सॉइल है, तो इस एल्केलाइन सॉइल को वो किस में कन्वर्ट कर देगा? इस एल्केलाइन सॉइल को वो एसिडिक सॉइल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। समझ गए? कौन? आर्जिमोन मैक्सिकाना। सत्यानाशी की बात यहाँ पर हो रही। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? Which of the following weed serves as a biological indicator of sulfur dioxide population? निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए एक जैविक संकेतक के रूप में कार्य करता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा खरपतवार है जो कि ये बताता है कि जिस एरिया में ये उगा हुआ है उस एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। इनमें से कौन सा खरपतवार ये चीज बताता है, ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन सबसे पहले लिख रहा है स्टेलरिया रेडिया, इसके अलावा क्या है? ब्रेसिका कवेर लिखा है, अमरेंथस वेरिडिस है, और इसके अलावा कॉनवोल्वुलस आर्वेंसिस है। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। आपको बताना है कि अगर कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड से प्रदूषण हो रहा है तो उसको इंडिकेटर पौधे के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर मॉइस्चर स्ट्रेस हो रहा है तो उसके इंडिकेटर के तौर पर हम सूरजमुखी के पौधे का, सनफ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से अगर कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन ज्यादा है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसको कैसे पता किया जाएगा? तो याद रखना, इसके लिए स्टेलेरिया रेडिया जो होता है एक खरपतवार होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम चिकवीड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है बेटा इसको? इसको चिकवीड्स के नाम से जाना जाता है। इसको यूज किया जाता है एज ए इंडिकेटर प्लांट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट। समझ गए यहाँ तक बात? इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा है ब्रेसिका कावेर। तो जो ब्रेसिका कावेर होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेसिका कावेर को भैया हम वाइल्ड मस्टर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वाइल्ड मस्टर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। और ये क्या काम करता है? ये कहीं पर अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है तो उसको, कहीं पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ज्यादा पोल्यूशन है तो उसके इंडिकेटर के तौर पर ब्रेसिका कावेर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? यानी कि जो स्टेलरिया रेडिया जो है, स्टेलरिया रेडिया जो है, इसका इस्तेमाल सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो ब्रेसिका कावेर है इसका इस्तेमाल वाइल्ड मस्टर्ड के रूप में इसको जाना जाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो पोल्यूशन होता है उसके इंडिकेटर के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। समझ गए? इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है अमरंथस विरिडिस। अमरंथस विरिडिस जो है, और इसके अलावा कॉनवोल्वुलस आर्वेंसिस, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये दोनों के दोनों ऐड ऑर्गेनिक मैटर करते हैं। ऐड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। इन द सॉइल कहने का मतलब ये है
कि अगर अमरंथस वेरिडिस या फिर कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस अगर ये पौधे बराबर उग रहे हैं खेत में और बार बार डिकम्पोज होकर खेत में मिल रहे हैं, तो इससे ये ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। समझ गए? बाकी नुकसान तो करते ही करते हैं, इसके साथ थोड़ा सा ये फायदे वाला काम भी कर देते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ साइकिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड एज ए बाइनियल सीड। कह रहा है कि जीवन चक्र के आधार पर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा जीवन चक्र के आधार पर इन खरपतवारों में से ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसको हम द्विवर्षीय खरपतवार के रूप में जानते हैं। यानी कि इनकी लाइफ साइकिल एक सीजन में तो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, एक साल वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा और अगली साल फिर ये अपना रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाता है, यानी कि सीड का प्रोडक्शन करता है। तो ऑप्शन क्या क्या है इसमें? सबसे पहले ऑप्शन है सेलोसेरिया अर्जेंटिया। क्या होता है? अर्जेंटिया। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है सोलेनम स्पेसीज, डाकस कैरोटा है, साइनोडॉन डक्टिलान। ये आपके चार ऑप्शन है। चारों में से आपको बताना है कि इनमें से बाइनियल कौन। तो आपको याद रखना है बेटा, मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय, जो आपको याद हो गाजर जब मैं पढ़ा रहा था, तो गाजर पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जो गाजर होता है वो द्विवर्षीय होता है। तो यहाँ पर डाकस कैरोटा लिखा है और ये डाकस कैरोटा गाजर वाला कैरोटा नहीं है, ये वाइल्ड कैरेट है। जो जंगली गाजर होती है ना, वाइल्ड कैरेट, जिसको हम जंगली गाजर कहते हैं, जंगली गाजर के नाम से इसको जाना जाता है। ये कैसा होता है? ये बाइनियल होता है, बोले तो द्विवर्षीय होता है। एक साल वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा और अगले साल सीड का प्रोडक्शन करता है। समझ गए? लेकिन यहाँ पर और कुछ कहानी दी गई है। क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले तो यहाँ पर जो सेलोसिया अर्जेंटिया दिया गया है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बेटा ये खरीफ सीजन का खरपतवार होता है। कब का होता है ये खरीफ सीजन का खरपतवार होता है। और खरीफ का होगा या रबी का होगा या जायद सीजन का होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एनुअल बोलते हैं। समझ गए? इसके अलावा क्या है? सोलेनम स्पेसीज है। तो सोलेनम स्पेसीज आलू वर्गीय है। ये कब का कैसा खरपतवार होता है? ये रबी सीजन का खरपतवार होता है। इसके अलावा साइनोडॉन डक्टिलान की बात करते हैं। तो साइनोडॉन डक्टिलान जो होता है ये कैसा होता है? ये पेरेनियल वीड होता है। कैसा होता है? पेरेनियल वीड, यानी कि बहुवर्षीय खरपतवार होता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर हमें कुछ खरपतवार के नेचर दिए गए हैं जो कि परजीवी नेचर के हैं, बोले तो पैरासिटिक नेचर के हैं। और यहाँ पर वाइल्ड उनके वीड के स्पीसीज के बोटेनिकल नेम्स दिए गए हैं। हमको इसको प्रॉपर तरीके से मैच कराना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बस तरीका अलग हो सकता है। यहाँ पर मैंने इसको मैचिंग में इस वजह से दिया है कि ये चारों आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आप बार बार कंफ्यूज ना हो। तो इसमें बेटा सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आरो बैंकी स्पेसीज। तो बेटा जो आरो बैंकी स्पेसीज होता है ये किस तरीके का होता है? आरो बैंकी जो स्पेसीज होता है ये टोटल रूट पैरासाइट होता है। कैसा होता है ये टोटल रूट पैरासाइट होता है, जिसको हम अमरबेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अमरबेल के नाम से जानते हैं। और ये तंबाकू को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। समझ गए? इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा है स्ट्राइगा स्पेसीज। तो स्ट्राइगा स्पेसीज जो होता है ये सेमी रूट पैरासाइट होता है। कैसा होता है ये बेटा? ये सेमी रूट पैरासाइट होता है। और ये किसको टारगेट करता है ज्यादातर? ये जो स्ट्राइगा होता है ज्यादातर आपको सोरघम को और इसके अलावा जो शुगर केन होता है उस पौधे को ये ज्यादातर डैमेज करता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा है लोरेंथस। लोरेंथस को हम हिंदी में बांदा भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि नीम का जो पौधा होता है, आम का पौधा होता है, उसमें ये लगता है। तो ये लोरेंथस जो होता है ये कैसा होता है? लोरेंथस जो होता है बेटा ये सेमी स्टेम पैरासाइट होता है। इसके अलावा यहाँ पर कस्कुटा स्पेसीज है। जो कस्कुटा स्पेसीज है नाम से ही पता चल रहा है
तो अब एक बच ही रहा है। तो कसकुटा जो होता है बेटा, ये कैसा होता है, ये होता है टोटल स्टेम पैरासाइट। एक इस पे जा रहा है, ए जा रहा है थर्ड पर, तो ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सबके सब हो जाएंगे गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर वीड के टाइप दिए गए हैं, जैसे कि कुछ जलमग्न वीड दिए गए हैं, उभरे हुए खरपतवार जिसको इमर्ज्ड वीड बोलते हैं, कुछ कैसे होते हैं सीमांत खरपतवार होते हैं, और कुछ तैरते हुए खरपतवार होते हैं, और यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो एक एक करके तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये खरपतवार होते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जलमग्न खरपतवार को। तो जलमग्न खरपतवार ऐसे होते हैं कि इनकी पूरा का पूरा जो इनका वेजिटेटिव या पूरा का पूरा जो पौधा होता है वो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। किसके अंदर, ये जो होता है ये पानी के अंदर हमेशा डूबा हुआ रहता है। जो इमर्ज वीड होते हैं ये कैसे होते हैं, इमर्ज वीड बेटा ऐसे होते हैं जिनका कुछ भाग पानी के अंदर होता है और कुछ भाग पानी के ऊपर होता है, उनको हम इमर्ज्ड वीड बोलते हैं। समझ गए। कुछ होते हैं बेटा मार्जिनल वीड। मार्जिनल वीड जो तालाब के, जैसे मान लेते हैं ये बड़ा सा तालाब है, यहाँ पर ज्यादा गहराई है, तो केवल और केवल जो किनारा किनारा होता है ना, केवल किनारे किनारे पर पाए जाते हैं, ये कभी भी ज्यादा गहराई के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बेटा मार्जिनल वीड बोलते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं फ्लोटिंग वीड, जैसे जलकुंभी जो होता है ना वो फ्लोटिंग वीड होता है, वो हमेशा तैरता ही रहता है, उसका कोई भी संबंध जड़ों से, उसका कोई भी संबंध तालाब के नीचे जो मिट्टी है उससे नहीं होता है, वो पानी के ऊपर जलकुंभी जैसा है, वो तैरता रहता है। इमर्ज वीड में बेटा लोटस है और कुमुदनी आता है। इसके अलावा जो फ्लोटिंग वीड होता है इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर जलकुंभी आता है। और सबमर्ज जो बीट होता है इसके अंदर आपको याद होगा एक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एक तरीके का आप लोगों ने हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा होगा, खरपतवार का नाम मुझे इस समय एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। आप लोगों ने एक प्रयोग किया होगा हाई स्कूल और इंटर में कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये पढ़ा है ना, पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकालते हैं। एक प्रयोग हुआ करता था, हाइड्रा पौधा, हाइड्रिला है या हाइड्रा ऐसे कुछ करके है, हाइड्रिला, क्योंकि हाइड्रा तो वो पैरासम वो हो जाएगा, हाइड्रा पैरामीशियम तो वो दूसरा चीज होता है, समझ गए। तो वो जलमग्न के अंतर्गत आता है। और भी ढेर सारे खरपतवार होते हैं जो पानी के अंदर डूबे रहते हैं, उनको जलमग्न खरपतवार बोलते हैं। अब एक एक करके मैच करते हैं। तो बेटा जो जलमग्न खरपतवार है, आपको याद रखना है कि जो ये लेमना पॉलीराइजा जो होता है ना, लेमना पॉलीराइजा, ये कैसा होता है, ये सब मर्ज्ड वीड होता है, यानी कि ये हमेशा तालाब के अंदर डूबा हुआ रहेगा, इसका कोई भी भाग तालाब के ऊपर नहीं रहता। दूसरा कौन सा है, दूसरा बेटा है यहाँ पर आपको इमर्ज वीड जो दिख रहा है, इमर्ज वीड के रूप में सबसे ज्यादा जो फेमस है और सबसे सही है वो है नेलम्बियन स्पेसियोसम। क्या होता है, नेलम्बियन स्पेसियोसम। ये कैसा होता है, ये उभरे हुए खरपतवार होते हैं, समझ गए। कुछ भाग इनका कहाँ पर रहता है, वाटर के सरफेस पर रहता है और कुछ जमीन के पानी के नीचे रहता है। इसके अलावा बेटा क्या है, इसके अलावा मार्जिनल खरपतवार दिए गए हैं। जो मार्जिनल खरपतवार होते हैं वो केवल और केवल जो 60 से 90 सेंटीमीटर के जो गहराई होती है ना, 60 से 90 सेंटीमीटर की जो डेप्थ होती है, इसी डेप्थ में ज्यादातर रहते हैं, बाकी ज्यादा गहराई में ये नहीं जाते हैं। तो ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल टाइफा स्पीसीज है। इसके अलावा बच क्या रहा है, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग वाला आपको बच रहा है जो वही लगा देना। क्या बच रहा है, बच रहा है आइकार्निया क्रैसिप्स, आइकार्निया, आइकार्निया क्रैसिप्स, समझ गए। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है बेटा फोर्थ पर, तो ए फोर्थ पर ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है और ए फोर्थ में ऑप्शन नंबर ए में जा रहा है, दोनों में से कोई एक सही होगा। बी किस पे जा रहा है, बी बेटा जा रहा है थर्ड पर, तो बी यहाँ पर सेकंड में चला गया और यहाँ पर बी थर्ड में जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जोटिक वीड दिए गए हैं, एग्जोटिक यहाँ पर खरपतवार दिए गए हैं, यानी कि ऐसे खरपतवार जिसको हम विदेशी खरपतवार कहते हैं। कैसा खरपतवार, विदेशी खरपतवार, मतलब ये भारत के नहीं थे
लेकिन ये भारत में किसी दूसरे तरीके से आ गए। और ये कहाँ कहाँ इनका ओरिजिन प्लेस है, कहाँ कहाँ से आए हैं। सबसे पहले जो पार्थेनियम हिस्टोपोरस है ना, जिसको कांग्रेस घास बोलते हैं, ये यूएसए से आया था। कैसे याद करोगे, यूएसए का जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं और कांग्रेस घास पार्थेनियम को कहते हैं। समझ गए। इसके अलावा बेटा लैंटाना जो कैमरा है, लैंटाना कैमरा, एल फॉर लैंटाना, एल फॉर लंका, LAN, इस तरीके से याद कर लेना। लैंटाना जो कैमरा है वो लंका से आया है, बोले तो श्रीलंका से आया है। समझ गए बेटा यहां तक बात। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस जो होता है, ये मेडिटेरेनियन रीजन, बोले तो जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, ये वहां से आया हुआ। समझ गए। तो एक इस पे जा रहा है, ए थर्ड पर जा रहा है, ए थर्ड पर यहां जा रहा है और ए थर्ड पर यहां जा रहा है। सी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है, बी फर्स्ट पे जा रहा है, बी यहाँ पर फर्स्ट में जा रहा है, यहाँ पर बी सेकंड में जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ टर्म दिए गए हैं। कौन कौन से टर्म है बेटा, यहाँ पर ऑब्जेक्शनेबल वीड दिया गया है जिसको आपत्तिजनक खरपतवार बोलते हैं। नॉक्सियस वीड दिया गया है जिसको हानिकारक खरपतवार बोलते हैं। और इसके अलावा सैटेलाइट वीड दिया गया है जिसको हम सैटेलाइट खरपतवार के नाम से जानते हैं। इसको हमको मैच कराना है उनके डेफिनेशन के साथ। तो मैंने आपको कई बार बताया है, अगर इस तरह की कंडीशन आती है कि एक जगह पर छोटा लिखा हो, थोड़े से चीज लिखी हो, एक तरफ ज्यादा लिखा हो, तो हम जिधर ज्यादा लिखा है उधर से शुरू करते हैं। तो इधर से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, ट्रबलसम एंड अनडिजायरेबल वीड दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अनवांछनीय और कष्टदायक खरपतवार जिसे नियंत्रित करना बहुत ज्यादा कठिन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉक्सियस वीड बोलते हैं। जिसको जल्दी कंट्रोल नहीं किया जाता, फैल जाता है। जैसे पार्थेनियम जो होता है, कांग्रेस घास, एक तरीके का नॉक्सियस वीड होता है। एक ही वीड कई तरीके के एग्जाम्पल में आ सकता है। इस चीज को आपको कायदे से याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा वीड whose seed are extremely difficult to separate when mixed with the crop seed। कह रहा है कि ऐसा खरपतवार जिसके बीज फसल के बीजों के साथ मिल जाने पर अलग करना बेहद कठिन होता है। तो इस तरीके के जो बीड होते हैं उनको हम ऑब्जेक्शनेबल बीड बोलते हैं। जैसे कि मस्टर्ड के अंदर अगर आर्जिमोन मैक्सिकाना का सीड मिल जाए जिसको सत्यानाशी कहा जाता है, या फिर इसके अलावा अगर कासनी का सीड मिल जाए बरसीम के अंदर, तो ये सभी कैसे होते हैं, ऑब्जेक्शनेबल बीड होते हैं। इनको अलग करना बड़ा मुश्किल सा होता है। इसके अलावा बेटा क्या है, सैटेलाइट वीड जो बच रहा है, वीड दैट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन क्रॉप इकोसिस्टम, उसको हम सैटेलाइट वीड बोलते हैं। ऐसा खरपतवार जो कि फसल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग बन गया है, उसको हम सैटेलाइट वीड बोलते हैं। ए किस पे जा रहा है बेटा, ए जा रहा है दूसरे पर, तो ए दूसरे पर यहां जा रहा है और ए दूसरे पर यहां जा रहा है, यानी कि सी गलत हो गया और बी भी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है, बी फर्स्ट पे जा रहा है, यहाँ पर बी फर्स्ट में जा रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा बी फर्स्ट हो जाएगा सही, क्योंकि सी तो सेकंड पे जा रहा है और बाकी यहाँ पर बी तो थर्ड में जा रहा है। अगला देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डोरमेंसी मैकेनिज्म ऑफ वीड सीड। कह रहा है कि खरपतवार के बीजों के प्रसुप्त डोरमेंसी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये 3 कथन दिए गए हैं, पता करेंगे और पता करके बताएंगे आखिर इनमें से गलत कौन सा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है बेटा, सबसे पहले कह रहा है कि इनेट डोरमेंसी इज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक वाटर लॉगिंग और फिर ऑक्सीजन इम्बैलेंस। ध्यान से समझना बेटा, अगर कोई सीड है ना, अगर कोई सीड है, अगर इस सीड की जर्मिनेशन होनी है, अगर इस सीड की जर्मिनेशन होनी है तो 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। कौन कौन सी, एक तो वाटर चाहिए और इसके अलावा क्या चाहिए, इसके अलावा एयर चाहिए। जितना वाटर चाहिए उतना ही वाटर चाहिए और जितना एयर चाहिए उतना ही एयर चाहिए। अगर हम केवल सीड को पानी में डुबो के रख देंगे तो भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा, अगर हम उसको केवल हवा में रखेंगे तो भी जर्मिनेट नहीं करेगा। एक प्रॉपर मात्रा में पानी की और एक प्रॉपर मात्रा में हवा की जरूरत पड़ती है। अगर कोई आपसे पूछे कि सीड के जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, तो आपको मात्र 2 चीजें बतानी है। अगर टेम्परेचर आ रहा है तो टेम्परेचर को भी आपको लगा देना है।
वाटर की जरूरत पड़ती है, एयर की जरूरत पड़ती है और इसके अलावा एक सुटेबल टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इन 3 चीजों की जरूरत आपको प्राइमरी रूप से पड़ती है अगर सीड को केवल जर्मिनेट करना है। तो अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाती है तो भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे मान लो पानी भरा हुआ है और जो सीड है वो पानी के अंदर है तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन का इम्बैलेंस हो जा रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रॉपर रेशियो में नहीं होंगे तो भी वो जर्मिनेट नहीं करता है। तो इस तरीके की जो डोर्मेंसी होती है उसको क्या कहा जाता है? इस तरीके की जो डोर्मेंसी होती है बेटा, उसको हम इनेट डोर्मेंसी नहीं कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेटा बोलते हैं इंड्यूस्ड डोर्मेंसी। क्या कहते हैं उसको हम? उसको हम बेटा बोलते हैं इंड्यूस्ड डोर्मेंसी। और यहाँ पर जो दिया गया है ये वाटर लॉगिंग और ये इसको इनेट डोर्मेंसी बोल रहा है। तो इनेट डोर्मेंसी जो होता है बेटा वो जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से जो होता है उसको हम बोलते हैं इनेट डोर्मेंसी। तो ये बात हो गई गलत। इनफोर्स डोर्मेंसी एज ए रिजल्ट ऑफ वीड सीड व्हिच प्रेजेंट इन द डीपर सॉइल। बिल्कुल सही है। अगर बेटा कोई एक ऐसा सीड है जो कि मिट्टी के अंदर ज्यादा गहराई में दब गया है जिसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है तो उसको हम बोलते हैं इनफोर्स डोर्मेंसी। समझ गए? तो ये बात तो यहाँ पर सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंड्यूस्ड डोर्मेंसी इज ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर सच एज हार्ड स्वीट कोट। ये बात गलत है, क्योंकि जो इंड्यूस्ड डोर्मेंसी होती है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंड्यूस्ड डोर्मेंसी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और इसके अलावा जो वाटर लॉगिंग होता है, वाटर लॉगिंग, इनकी वजह से जो डोर्मेंसी होती है उसको हम इंड्यूस्ड डोर्मेंसी बोलते हैं। समझ गए? इनेट डोर्मेंसी जो ये हार्ड सीड कोट है ना, हार्ड सीड कोट, ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से आता है। हार्ड सीड कोट अगर किसी के अंदर है तो वो जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। जैसे बेर का जो सीड होता है ना, बेर का जो सीड होता है उसके ऊपर बड़ा हार्ड सा कोट पाया जाता है तो वो उसका जीन है, उसके अंदर का ऐसा करेक्टर है। तो जेनेटिक करेक्टर के अंदर आता है हार्ड सीड कोड। बोले तो ये हार्ड सीड कोड जो है ये किसके अंदर आएगा? ये आता है बेटा इनेट डोर्मेंसी के अंदर। समझ गए? तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमको गलत ही खोजना था। पहला और तीसरा जो है वो गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव बीड। कह रहा है कि ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव बीड से संबंधित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि करेक्ट कौन सा है। एक एक करके समझते हैं। कह रहा है कि ऑब्लिगेट बीड आर दोज दैट कैन ग्रो इन बोथ वाइल्ड एरियाज एंड कल्टीवेटेड फील्ड। ऑब्लिगेट खरपतवार ऐसे होते हैं जो कि जंगली क्षेत्रों में, जहां पर हम कभी खेती नहीं करते, कभी जुताई नहीं करते, वहां पर भी उग जाते हैं, और जहां पर हम खेती करते हैं, जहां प्रॉपर तरीके से जुताई, निकाई, गुड़ाई, बुआई सब होती रहती है, वहां पर भी उग जाते हैं। ये चीज जो बोल रहा है बेटा, ये चीज ऑब्लिगेट के लिए नहीं होता, ये चीज होता है फैकल्टेटिव के लिए। तो ऐसे लिख दे, अगर लिखा होता फैकल्टेटिव वीड्स आर दोज दैट कैन ग्रो इन बोथ वाइल्ड एरियाज एंड कल्टीवेटेड फील्ड, तब सही होता। और इसके अलावा यहाँ पर अगर ये यहाँ चला गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ चला आएगा। जो ऑब्लिगेट वीड होता है ये कैसा होता है? ऑब्लिगेट जो वीड होता है बेटा वो ग्रो ओनली इन क्रॉप्ड और कल्टीवेटेड लैंड। जहां पर हम केवल खेती करते हैं वहीं पर केवल ये उगेगा, जहां हम खेती नहीं करते हैं वहां पर ये नहीं उगता। समझ गए? तो ये दोनों बातें क्या हो जाएंगी? उल्टी हो गई हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं तीसरी बात क्या कह रहा है। चीनोपोडियम एलुबम और इसके अलावा एनागिलिस जलापा जो होता है, एनागिलिस होता है और एक चीनोपोडियम होता है। ये दोनों जो होते हैं आर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेट वीड। ये दोनों ऑब्लिगेट वीड के एग्जाम्पल होते हैं। बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या है? आर्जिमोन जो होता है एक तरीके का फैकल्टेटिव वीड होता है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, ये फैकल्टेटिव होता है। फैकल्टेटिव बोले तो अगर खेती करोगे तो भी उगेगा, और अगर जमीन पड़ती छोड़े रहोगे कई सालों तक तो भी ये उग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि तीसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिमिक्री एंड एसोसिएटेड वीड।
मिमिक्री वीड और एसोसिएटेड वीड से संबंधित यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। हमको पढ़ना है और पढ़ के बताना है कि आखिर इनमें से सही कौन कौन से स्टेटमेंट है। सबसे पहले कह रहा है कि एसोसिएटेड वीड हैव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर टू द होस्ट क्रॉप मेकिंग देम लुक लाइक आइडेंटिकल। इस तरीके का जो चीज होता है बेटा उसको मिमिक्री वीड बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मिमिक्री वीड बोलते हैं, एसोसिएटेड वीड नहीं बोलते, ये गलत हो जाएगा। फ्लेरिस माइनर इन अ व्हीट फील्ड, गेहूं का मामा गेहूं के अंदर, ये मिमिक्री वीड का एग्जाम्पल होता है, बच्चा बच्चा जानता है, ये सही बात है। फ्लेरिस माइनर एंड अविना फतुआ आर करेक्टराइज्ड एज एसोसिएटेड वीट इन वीड। कह रहा है कि जो फ्लेरिस माइनर है और जो अविना फतुआ है ये दोनों के दोनों एसोसिएटेड वीड होते हैं, किसके? गेहूं के। तो ये बात जो कही जा रही है बेटा ये बात बिल्कुल सही है, ये गेहूं से संबंधित होते हैं। गेहूं के खेत में आपको फ्लेरिस माइनर और अविना फतुआ ज्यादातर देखने को मिलते हैं। समझ गए? तो क्या हो जाएगा, हमको करेक्ट खोजना था, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड नॉक्सियस वीड और पेरेनियल वीड that are objectionable in cropping areas but can be successfully controlled। कह रहा है कि प्रतिबंधित हानिकारक खरपतवार वह 12 खरपतवार हैं जो कि फसली क्षेत्र में आपत्तिजनक होते हैं लेकिन उन्हें सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये कैसे होते हैं? ये पहली बात तो जो रिस्ट्रिक्टेड नॉक्सियस वीड होते हैं ये पेरेनियल होते हैं, ऑब्जेक्शनेबल भी होते हैं, लेकिन इनको हम सक्सेसफुली अगर कंट्रोल करना चाहें तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या कह रहा है? कह रहा है कि पार्थेनियम हिस्टोफोरस इज कंसीडर्ड ए प्रोहिबिटेड नॉक्सियस वीड। पार्थेनियम हिस्टोफोरस को एक निषिद्ध हानिकारक खरपतवार माना जाता है। ये बात जो बोला जा रहा है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो पार्थेनियम हिस्टोफोरस जो होता है इसको हम प्रोहिबिटेड नॉक्सियस वीड नहीं बोलते हैं, अपितु इसको हम रिस्ट्रिक्टेड नॉक्सियस वीड बोलते हैं। समझ गए? क्या बोलते हैं इसको? इसको हम रिस्ट्रिक्टेड नॉक्सियस वीड बोलते हैं। यानी कि अगर पार्थेनियम अगर ज्यादा फैल रहा है तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। समझ गए? नॉक्सियस तो होता है लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। समझ गए यहाँ तक बात? तो ये बात जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसके अलावा क्या? इसके अलावा है साल्विना मोलेस्टा एंड सोरगम हेल्पेंस आर एमंग द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड। कह रहा है कि साल्विना मोलेस्टा और सोरगम हेल्पेंस सबसे समस्याग्रस्त खरपतवारों में से एक है। बिल्कुल सही बात है। सोरगम हेल्पेंस भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है और साल्विना जो है ये भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हमको यहाँ पर क्या खोजना था? हमको यहाँ पर इनकरेक्ट खोजना था और इनकरेक्ट केवल दूसरा स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। असर्शन और रीजन बेस यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है बेटा, देखते हैं क्या कह रहा है कि वीड जनरल लाइक क्रोटोलेरिया और पार्थेनियम आर यूज एज ए नेमेटिसाइड इन एग्रीकल्चर। कह रहा है कि कृषि में क्रोटोलेरिया और पार्थेनियम जो खरपतवार का वंश है इसको हम नेमेटिसाइड के रूप में उपयोग किया जाता है। ये बात जो सही कही जा रही है वो बिल्कुल सही है। जो बेटा क्रोटोलेरिया जुनेसिया होता है, इसके अलावा पार्थेनियम हिस्टोफोरस होता है, इस तरीके के जितने भी खरपतवार होते हैं अगर ये हमारे खेत में उगे रहते हैं तब उन खेतों में जो निमेटोड होते हैं इनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, निमेटोड वहां पर ग्रो नहीं होते हैं, इसी वजह से इनको नेमेटिसाइड बोला जाता है। बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्या है? नेमेटिसाइड आर स्पेसिफिक केमिकल दैट कंट्रोल्ड कंपाउंड यूज ऑफ मैनेज निमेटोड पॉपुलेशन। कह रहा है कि नेमेटिसाइड एक ऐसा केमिकल और प्राकृतिक यौगिक होते हैं जिसका उपयोग निमेटोड आबादी के प्रबंधन के लिए किया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। अब दोनों सही होगा तो हम सोचेंगे ए पे जाएगा कि बी पे जाएगा। अब इसको बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना। दिमाग आप ये लगाना है कि इसमें क्योंकि लगा के पढ़ना है। क्या कहेंगे? कृषि में क्रोटोलेरिया और पार्थेनियम जैसे खरपतवार वंशों का उपयोग निमेटिसाइड के रूप में किया जाता है क्योंकि निमेटिसाइड विशिष्ट रासायनिक और
प्राकृतिक यौगिक होते हैं जिनका उपयोग निमेटोड आबादी के प्रबंधन के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये जो खरपतवार हैं, इनका निमेटिसाइड के रूप में उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये निमेटोड को मारते हैं, निमेटोड के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो क्योंकि लगा के मैंने बात बोली और बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट करेक्ट मीनिंग निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए होगा, यानी कि जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को करेक्ट तरीके से। समझ गए? अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेकरम स्पॉन्टेनियम इज हाईली वैल्यूएबल इन प्लांट ब्रीडिंग फॉर शुगर केन क्रॉप। बिल्कुल सही बात है कि गन्ने की फसलों के पादप प्रजनन में सेकरम स्पॉन्टेनियम अत्यधिक मूल्यवान है। बिल्कुल सही है, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सेकरम स्पॉन्टेनियम जो होता है, इसको हम शुगर केन की ब्रीडिंग में इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? इसके अलावा क्या है, कह रहा है कि सेकरम स्पॉन्टेनियम इज कॉमनली यूटिलाइज इन रूरल एरियाज फॉर रूफ मेकिंग एंड कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि कुटीर उद्योग और इसके अलावा छत बनाने में, छत बनाने जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं झोपड़ी बनाने में। तो बिल्कुल सही है। जो सेकरम स्पॉन्टेनियम होता है मूंजे जैसा होता है, सेकरम मूंजा के नाम से, और सेकरम स्पॉन्टेनियम, सेकरम मूंजा अलग अलग तरीके से होते हैं, कास, भलुआ और इसके अलावा मूंज अलग अलग तरीके के होते हैं। सेकरम जेनेरस में, इस जेनर में ढेर सारे पाए जाते हैं। तो इसमें स्पॉन्टेनियम जो होता है, इसका इस्तेमाल हम किसके अंदर करते हैं, झोपड़ी बनाने में करते हैं। बाकी सेकरम मूंजा का भी इस्तेमाल हम झोपड़ी बनाने में करते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे कि दोनों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्योंकि अब दोनों बातें सही हो गई हैं। तो यहाँ पर बेटा बोल रहा है कि सेकरम स्पॉन्टेनियम जो होता है वो वैल्यूएबल होता है प्लांट ब्रीडिंग के लिए। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसको हम कॉमनली यूज कहाँ करते हैं। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि सेकरम स्पॉन्टेनियम जो होता है वो शुगर केन का जो शुगर केन के अंदर प्रॉपर तरीके से पॉलिनेशन कर सकता है और शुगर केन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल सकता है, अगर ये चीज कहानी लिखी होती है रीजन में, तब तो रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होता। लेकिन ये सब कहानी लिखी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि असर्शन और रीजन जो है ये दोनों के दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है ये असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगला क्या है, अगला दिया गया है फ्लेरिस माइनर इज कंसीडर्ड मिमिक्री बीड। फ्लेरिस माइनर को हम मिमिक्री बीड बोलते हैं, बिल्कुल सही है, और गेहूं का बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि गेहूं के खेत में फ्लेरिस माइनर को एक मिमिक्री खरपतवार के रूप में जाना जाता है। 100% सत्य बात है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि फ्लेरिस माइनर कैन बी इजिली distinguished from wheat plant during the vegetative stage due to its unique leaf color। ये बात जो कही जा रही है बेटा, ये बात गलत कही जा रही है, क्योंकि इनका जो लीफ कलर होता है वो यूनिक नहीं होता है। इसको हम आसानी से पता नहीं लगा सकते, आसानी से पता हम नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए तो इसको मिमिक्री बीड बोला जाता है। अगर इसको हम आसानी से पता लगा पाए तब तो ये काम ही नहीं होगा, फिर तो मिमिक्री बीड होगा ही नहीं। तो ये बात गलत हो जाएगी। यानी कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। तो असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है कि इनफोर्स डोरमेंसी इन द वीड सीड इज प्राइमरली कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर लाइक ए हार्ड सीड कोट। जो इनफोर्स डोरमेंसी होती है वो बेटा कभी भी जेनेटिक फैक्टर हार्ड सीड की वजह से नहीं होती, इसको तो इनेट डोरमेंसी बोलते हैं। इनफोर्स डोरमेंसी कब होती है, इनफोर्स डोरमेंसी तब होती है जब सॉइल का जो सीड का प्लेसमेंट है वो मिट्टी के अंदर गहराई में चला जाता है, यानी कि डीपर लेयर ऑफ सॉइल। प्लेसमेंट ऑफ सीड क्या लिखेंगे हम, प्लेसमेंट ऑफ सीड, प्लेसमेंट ऑफ सीड इन डीपर लेयर ऑफ सॉइल। समझ गए? इस तरीके की अगर कंडीशन होगी तब उसको इनफोर्स डोरमेंसी बोलते हैं, यानी कि असर्शन जो है ये हो गया गलत। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है प्लेसिंग वीड सीड डीपर इन द सॉइल लेयर प्रिवेंट देयर एक्टिव जर्मिनेशन। ये बात जो कह रहा है ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर हम बुआई कहाँ कर देते हैं, अगर हम बुआई किसी भी सीड के, चाहे खरपतवार हो, इसे खरपतवार के तो हम बुआई नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी अगर हम फसल बुआई कर रहे हैं या कोई भी सीड है
अगर उसको हमने आवश्यकता से अधिक गहराई में बुआई कर दी तो वो प्रॉपर तरीके से जर्मिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि प्लेसिंग वीड सीड डीपर इन द सॉइल लेयर प्रिवेंट देयर एक्टिव जर्मिनेशन। बिल्कुल सही बात है, यानी कि असर्शन तो हो गया गलत और रीजन हो गया सही। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following pair of botanical name and English common name of weed is incorrectly matched? यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको दिया गया है बोटेनिकल नेम और यहाँ पर दिया गया है अंग्रेजी और उसके कॉमन नेम्स दिए गए हैं। एक एक करके मिलाते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बेटा है अल्हागी, अल्हागी कैमेलोरम, अल्हागी कैमेलोरम। तो इसको क्या कहते हैं, कॉमन थॉर्न बोलते हैं। ये बात जो कही जा रही है ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि बोयरहाविया जो होता है, बोयरहाविया डिफ्यूसा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिलेंडर अमरंथस बोलते हैं। तो ये सिलेंडर अमरंथस जो बोलते हैं बेटा, ये सिलेंडर अमरंथस बोला जाता है बेटा, अमरंथस विरिडिस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अमरंथस जो विरिडिस होता है ना, अमरंथस विरिडिस को हम बोलते हैं सिलेंडर अमरंथस। तो फिर बात ये उठती है कि आखिर बोयरहाविया डिफ्यूसा को क्या बोला जाता है। तो बोयरहाविया डिफ्यूसा जो होता है इसको हम स्प्रेडिंग हगवीड बोलते हैं, जिसको हम विष खपड़ा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम विष खपड़ा खरपतवार के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ पर खोज लिया कि गलत कौन सा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, कार्थमस, कार्थमस ऑक्सीकैंथा, कार्थमस ऑक्सीकैंथा जो होता है इसको वाइल्ड सनफ्लावर बोलते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा अबटिलान, अबटिलान इंडिकम जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वेलवेट लीफ बोलते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी गलत था, इसीलिए ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following pair of weed species and their botanical family is incorrectly matched? कह रहा है कि खरपतवार प्रजातियों और उनके वानस्पतिक परिवार का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से सुमेलित है। ये चार आपको दिए गए हैं, पढ़ना और बताना है गलत कौन सा है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है इकोरेना क्रैसिप्स। क्या लिखा है, इकोरेना क्रैसिप्स जो है ये कह रहा है कि इसको पोटेंडेरिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये बात जो कही जा रही है बेटा ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेंटाना जो कैमरा है ये वर्बनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी सही है। इसके अलावा मिमोसा पुडिका है, मिमोसा जो पुडिका होता है ये लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी सही है। इसके अलावा एक्लिप्टा जो अलगा होता है, यहाँ पर एक्लिप्टा अल्वा जो होता है ये कह रहा है कि ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। ये बात बेटा गलत हो जाएगी, क्योंकि जो एक्लिप्टा अल्वा होता है ये कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। एक चीज और बता देता हूं बेटा कि अगर कहीं पर किसी भी बोटेनिकल नेम में अल्वा लगा हुआ है, याद आ गया, अगर किसी भी पौधे के बोटेनिकल नेम में अल्वा लगा हुआ है तो इसका सीधा मतलब होगा कि इसका जो फूल होगा वो सफेद होगा। अगर किसी में भी अल्वा लगा है तो वो क्या होगा, उसका फूल सफेद होता है, ये 100% सत्य बात होती है। तो इसमें क्या गड़बड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब करेक्टली मैच नहीं है, इनकरेक्ट है। अगला देखते हैं क्या कर रहा है, which of the following pair of weed species and their common name is correctly match। यहाँ पर करेक्टली मैच देखना है। सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि मेलिलोटस इंडिका, मेलिलोटस इंडिका को बोल रहा है व्हाइट स्वीट क्लोवर। तो बेटा व्हाइट तो होता ही नहीं है, व्हाइट स्वीट क्लोवर तो नहीं होता, मेलिलोटस अल्वा होगा तब होगा व्हाइट स्वीट क्लोवर। इंडिका लिखा है तो येलो हो जाएगा, वैसे ही इंडिका का मतलब येलो नहीं होता है, लेकिन मेलिलोटस इंडिका जो होता है उसको हम येलो स्वीट क्लोवर बोलते हैं, और मेलिलोटस अल्वा जो होता है उसको व्हाइट स्वीट क्लोवर बोला जाता है। इसके अलावा बेटा क्या है, इकाइनोक्लोवा कोलोनम जो होता है इसको हम जंगली राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंगली राइस के नाम से इसको जाना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, हमको करेक्ट ही खोजना था, हमने खोज लिया। इसके अलावा क्या है, लथाइरस सटाइवस, लथाइरस सटाइवस को हम
टच मी नॉट के नाम से जानते हैं। ये बात जो कही जा रही है वो गलत कही जा रही है, क्योंकि जो लथाइरस सटाइवस है इसको हम खेसारी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? इसको हम खेसारी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको लथाइरस भी कहा जाता है। टच मी नॉट जो होता है ना, टच मी नॉट, ये टच मी नॉट किसको बोलते हैं? जो मिमोसिका पुडिका होता है ना, क्या? मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका जो होता है इसको हम टच मी नॉट कहते हैं। इसके अलावा फाइलेंथस निरोरी जो होता है, फाइलेंथस निरोरी को क्या कहा जाता है? फाइलेंथस निरोरी को बेटा हम कहते हैं निरूरी और हजारा दाना के नाम से इसको जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको हम हजार दाना के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो लिखा है सोरेल, सोरेल किसका नाम होता है बेटा? तो सोरेल जो होता है वो ऑक्जेलिस ओसिटोरेला जो होता है, ऑस्टेरेला, उसका ये बोटेनिकल नेम होता है। मतलब सोरेल का बोटेनिकल नेम क्या होता है? सोरेल का बोटेनिकल नेम होता है ऑक्सेलिस ओसिटोरेला। क्या होता है? ऑक्सेलिस ओसिटोरेला, इसका बोटेनिकल नेम होता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आई। सही कौन सा था? केवल ऑप्शन नंबर बी सही था, बाकी सब थे गलत। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। Which of the following pair of weed common name and its respective botanical family is correctly matched? कह रहा है कि खरपतवार के सामान्य नाम और उसके संबंधित वानस्पतिक परिवार का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित है। यहाँ पर आपको ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ध्यान से देख के बताना है। सबसे पहले देखते हैं लम स्क्वाडर जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? चिनोपोडियम एल्बम बोलते हैं, चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बिल्कुल सही है, हमको करेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गलत देखते हैं क्या क्या है। क्या दिया गया है? दिया गया है बाइंडवीड। तो जो बाइंडवीड होता है, कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस जो होता है, ये अमेरेंथस फैमिली से बिलोंग करता है। बिल्कुल गलत बात है बेटा, ये अमेरेंथस फैमिली से नहीं बिलोंग करता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? ये कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि कॉन्वोल्वुलस लगा है तो सीधे सीधे आप याद कर सकते हो। अगला क्या है? अगला है स्पाइनी अमरंथस। तो स्पाइनी जो अमरंथस होता है, नाम से पता चल रहा है अमरंथस है, तो अमरंथेसी फैमिली से बिलोंग करेगा। किससे करेगा बेटा? ये अमरंथेसी फैमिली, अमरंथेसी फैमिली से बिलोंग कर जाएगा। इसके अलावा जो मैक्सिकन प्रिकली पॉपी जो होता है, सत्यानाशी जो होता है, इसका क्या होता है? आर्जिमोन जो मैक्सिकाना होता है, इसको याद रखना कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये पेपेवेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पेपेवेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, क्रूसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। समझ गए? एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में छाप देना कि बथुआ कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। क्या बथुआ कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये आपको बता देना है। वैसे सॉरी, इसको तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि लम स्क्वाडर जो होता है, बथुआ जो होता है, वो चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं है। चलो, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। इसके अलावा अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो की लिंक पर आप क्लिक कर लो। ये यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस जगह पर इस वीडियो को क्लिक करके आप अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स से सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हो और परचेज करके अपनी पढ़ाई बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छे से कर सकते हो। आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।